हमें 96 निफ्टी के ग्राफ के थ्रू हमें मिली थी और सुबह इनफैक्ट हमने अप्रोच यही रखी थी कि इस गैप अप को हम चेज नहीं करेंगे एज ए इंडेक्स ट्रेडर। इस गैप अप को अवॉइड करना है। एक्सपायरी पोल दिखाया था आपको, वो ये कह रहा था कि एक्सपायरी हो सकती है 10,800 850 के बीच में। तो ये एग्जैक्टली अगर आप देखिए वहीं पर बैठा है, ठीक उसके बीच पॉइंट पर बैठा है। यहाँ से आगे हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए ये मैं लूँगा एक बार, पहले जरा अपने निफ्टी को समझ लेते हैं। एग्जैक्टली गैप अप हुआ, हम सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे आए, 800 पे एक हल्का सा बेस लिया और उसके बाद हल्का सा पुल बैक है। तो करना क्या चाहिए? देखिए ये है CNBC आवास का एक्सपायरी पोल और आपकी स्क्रीन पर आप देखें लगभग 50% जो एनालिस्ट थे जिनके लिए जिनका हमने रुख जाना, उसमें से 50% मानते हैं कि इसी दायरे में 800 और 850 के क्लस्टर में ये एक्सपायरी निफ्टी की हो सकती है। वो यहाँ से आज बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं दिखाई दिए कि हम 900 की तरफ जाएंगे या फिर 750 की तरफ जाएंगे या फिर 730 की तरफ जाएंगे। अच्छा इंट्राडे में ऑप्शंस के आंकड़े क्या कहते हैं? एग्जैक्टली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि हम इस रेंज से बाहर जाएंगे। अब आप देखिए 10,850 कितनी कॉलें बिकी? 8 लाख। ह्यूज कॉल राइटिंग। 10,900 जिस लेवल के लगभग 20-30 पॉइंट हम पहले ही घूम गए, आज ह्यूज कॉल राइटिंग 14.75 करीब 15 लाख कॉल बिकी और आउटस्टैंडिंग हुआ 43 लाख। यानी याद रखिए 850 से 870 जहां से आज हम घूमे हैं, ये इस एक्सपायरी का एज पर दीज स्टैट्स इन ऑप्शंस के आंकड़ों के अनुसार हायर एज रहेगा आज की एक्सपायरी का। बेस पे आइए बेस पे अगर आप देखें, ये देखिए 10,800 की पुट में 18-19 लाख पुट बिकी और आउटस्टैंडिंग ओआई चला गया करीब 40 लाख। यानी ये ऑप्शंस की जो आंकड़े मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया ना, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक्सपायरी अब तक आंकड़ों के अनुसार लग रही है लगभग 10,800 से लेके 850 के बीच में। ये मैंडेट था हमारा एग्जैक्टली उन ट्रेडर्स के लिए जो कि रेंज को प्ले करते हैं आज के दिन में। निफ्टी बैंक पे आइए, फिर उसके बाद मितेश की राय लेंगे। निफ्टी बैंक पर CNBC आवास का पोल क्या कह रहा था? हमने जितने भी विशेषज्ञों से बात करी, डेरिवेटिव एनालिस्ट से बात करी, उसमें से लगभग 60% का मैंडेट है 26,800 और 26,950। याद रखिए ये कल की क्लोजिंग के अनुसार जो एग्जैक्टली ऑप्शन डेटा कहता था उसके अनुसार हमने पोल किया था। अब आइए मौजूदा स्तर क्या है और ऑप्शंस के आंकड़े कहते क्या है। आपकी स्क्रीन पर एग्जैक्टली अगर आप देखें वहीं पर निफ्टी बैंक खड़ा है जो हमारे पोल का मैंडेट है। 26,898 आपकी स्क्रीन पे लेवल है। ऑप्शंस के आंकड़े क्या कहते हैं? ठीक 26,900 पे 5 लाख कॉलें बिकी हैं, 27,000 पे 7.25 कॉलें बिकी हैं, 7.25 लाख, और 27,100 पे करीब 6 लगभग 8, 14 और 5 लगभग 19 लाख कॉलें बिकी हैं इस 3 स्ट्राइक्स की रेंज में। नीचे आइए पुट्स को देखते हैं एग्जैक्टली पुट्स में क्या हो रहा है। और अगर आप पुट्स को देखें तो 26,800 में करीब 5.39, 26,700 में 7 और 26,600 में करीब 4, 11 और लगभग 5 और इनफैक्ट 6। आप ये मान के चलिए कि करीब 16-17 पुट बिकी हैं। दैट मीन्स मैंडेट यही निकल के आ रहा है कि इसी रेंज में एक्सपायरी हो सकती है। यानी इंडेक्स में कोई ट्रेड बाकी नहीं है क्या? मितेश शक्कर मेरे साथ मौजूद हैं। मितेश गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मितेश आज इंडेक्स पर आप क्या कर रहे हैं? अवॉइड कर रहे हैं या फिर कोई लेटर हाफ में या फिर मिड में आपको ट्रेड नजर आ रहा है? गुड मॉर्निंग वेन। इंडेक्स पे आज कोई ट्रेड एज सच है नहीं, तो इसलिए अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा कोई अदरवाइज रीजन नहीं है, परंतु जैसा कि मैंने बताया ट्रेड इंडिकेटर्स विक्स या फिर आप डायरेक्शनल बायस के इंडिकेटर्स देखें इंट्राडे आवरली चार्ट या शॉर्ट टर्म डेली चार्ट पे सारे ही क्लियरली फ्लैट हैं, तो कोई डायरेक्शनल बायस का मूवमेंट नहीं। इनफैक्ट कल जब गिर रहा था तब भी मैंने कहा था कि यहाँ गिरावट थम जाएगी, कभी भी 10,750 760 पर बेस्ट बाइंग एरिया है। ऊपर में 10,900 920 यू कैन स्टिल एक्सटेंडेड बाय 20 पॉइंट्स, बट उतना एक सप्लाई जोन है तो वो रेंज में ही रहेगा और हम लोग रेंज के बीच में, तो मुझे लगता नहीं कुछ बड़ा मूवमेंट आएगा या ट्रेड मिलेगा। आज ट्रैप होने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेड बहुत बाकी है नहीं और प्लीज अवॉइड इंडेक्स। अभी तक के आंकड़े ये कहते हैं 12 बजे एक बार स्थिति का आकलन फिर करेंगे फ्यूचर एक्सप्रेस में। लेकिन आज इस एक्सपायरी को लेकर आपका रुख क्या है? और CNBC आवास का ट्विटर पोल आपकी स्क्रीन पर। आज निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है? 10,750 के नीचे, 750-800 के बीच में, 800 से 850 के बीच में, या फिर 850 के ऊपर? अपना रुख बयां कीजिए, अपना मैंडेट रखिए, अपनी सोच रखिए। @CNBC_ आवाज़ पर अपनी राय आप रख सकते हैं और बता सकते हैं कि एक्सपायरी आपको कहाँ किस दायरे में लग रही है। मितेश अब थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करते हैं और आज के कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स जो आपकी ट्रेडिंग की बाइंग लिस्ट में हैं कौन कौन से होंगे आज? दो स्टॉक्स जो वीरेन मुझे यहाँ पे पसंद है, इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली दोनों ही सेल साइड पे हैं। क्यूमिंस इंडिया एक
अच्छा इंट्राडे चार्ट पे ब्रेकडाउन दे रहा है, तो यहाँ पर गिरावट आ सकती है। 711 का स्टॉप लॉस से लगा के शॉर्ट करें और 680 तक के टारगेट्स देखें। दूसरा स्टॉक होगा नेस्ले। स्टॉक में अगर आप देखें तो अगेन आवरली चार्ट पे थोड़ी गिरावट हमने सुबह से देखी है। माइल्ड रिकवरी भी आई है, परंतु ओवरऑल स्ट्रक्चर्स का वीक है, शॉर्ट टर्म एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर सेल करें 10,730 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के 10,400 तक के टारगेट्स देखें। मितेश, एक स्टॉक पे आपकी राय चाहूंगा। लेट्स टेक यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रेवरीज, दो स्टॉक्स लेके आइए स्क्रीन पे। यूबी और इनफैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स, दोनों ही स्टॉक्स आज अच्छा मूव दे रहे हैं एक बड़ी गिरावट के बाद। इनफैक्ट इस मिड फरवरी से इसमें जो फॉल शुरू हुआ था वो अब थमा है। इन दोनों में से कुछ पिक करेंगे? और तीसरा स्टॉक में एक और रखूंगा। तीसरा स्टॉक कौन सा होगा? अभी ये दो में से बताइए, यूबी और यूनाइटेड स्पिरिट्स में से आप क्या पिक करेंगे इस वक्त? जी हाँ, दोनों ही स्टॉक में एक सिमिलर सेटअप है। आई थिंक ओवरसोल्ड लेवल से एक रैली चालू हो रही है, परंतु अगर मैं सिर्फ इंडिकेटर सेटअप की बात करूँ तो स्ट्रॉन्गर स्टॉक जो है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स है। 547.50 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें हमने कल एक ब्रेकआउट देखा था जिसका पहला टारगेट 558 के आसपास का था, तो मुझे लगता है कि आज या कल में शायद वो अचीव हो जाएगा। परंतु जो पैटर्न है, जो इंडिकेटर सेटअप है, बता रहा है कि और इवेंचुअली ऊपर के टारगेट्स देखने मिलेंगे। 575 से 580 का इसमें टारगेट रखें पोजिशनली, और आप इसको अभी स्लोली एक्यूमुलेट करें 536 के स्टॉक के साथ। एक और स्टॉक लूंगा मैं आपसे यहाँ पर, जिसमें एक बेस के आसपास से मूव शुरू हुआ है मितेश, सन फार्मा। आज 449 पे, आज बहुत दिनों बाद इसने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काट के ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू किया है। इस पर राय क्या है? ये स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद है। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा इसने टाइम स्पेंड किया है 455 से लेकर 400 की, और इतना अच्छा बेस बिल्डिंग करने के बाद अगर 455 को है तो अच्छा रिवर्सल आना चाहिए 480 के टारगेट्स के साथ। फिलहाल आई थिंक इसमें स्लोली एक्यूमुलेट 55 के ऊपर जाता है तो मोमेंटम मिलेगा, तो उसके ऊपर आप एग्रेसिवली ट्रेडिंग में लॉन्ग कर सकते हैं, और तब आप 148 का 480 के टारगेट्स देखें। चलिए, तो ये सन फार्मा पे बात हुई, यूनाइटेड स्पिरिट्स से बात हुई है, लेकिन अब देखिए यहाँ से ट्रेडिंग से निकल के, इंडेक्स से निकल के थोड़ा सा बाजार पे लंबे नज़रिए से बात करने की कोशिश करते हैं। और जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो श्री रामदेव अग्रवाल जी, हम को फाउंडर मोतीलाल ओसवाल के हमारे साथ इस वक्त हैं, उनसे अच्छी बात इस मुद्दे पे कौन कर सकता है। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, स्टूडियो में स्वागत है आपका। अच्छा देखिए ना, कितने इवेंट्स, बजट आ गया, अर्निंग सीजन, ट्रेड वॉर, और अब ये हाल फिलहाल में जो कल या परसों में जो मुद्दा आके खड़ा हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी, एग्जैक्टली इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? ये प्रेशर तो बिल्ड हुआ था सडनली, यू नो, बिकॉज ऑफ दैट CRPF Pulwama attack. The whole thing kind of flared up, and so it's a very serious matter. I mean, both are new countries, and so intense the thinking from both sides. So it is scarce at times, but the judgment is by the markets. You know, I mean, I may have personally whatever view, but market is saying that there is no fear. Broadly, there is no fear. मतलब आपको भी लगता है कि एस्केलेट होने के बहुत चांसेस नहीं है? Chances कम ही है, because see, if it is the real deterrent is a nuke. Deterrent is a nuke, and the global community talking both sides, you know, very strongly. So they will try to hold from both sides escalation, and there is no reason for escalation in the sense that it's an attack against terrorism, which everybody favors, you know. So, but then in the process, if you cross the LOC or something like that, so they also need to at least nominally, you know, respond and things like that. So I think even from Pakistan point of view, I don't think they would oppose action against terrorists. You know, so yeah. I think the whole thing is around terrorists. We don't have anything to do with the Pakistani military or Pakistani territory or Pakistan people or something like that. So I think that India's stance is very, you know, clearly defined, and they have executed that precisely. So I don't see, there is no reason for major escalation, but things go out of hand. लेकिन अभी जैसे, चलिए ठीक है, आपने ये कहा कि ये बड़े सीरियस मुद्दा है, लेकिन शायद ये एस्केलेट ना करे। अभी इक्विटीज़ को और रिस्क क्या है एग्जैक्टली? अगर आप देखें, ये जो ग्लोबल ट्रेड वॉर की बात हो रही थी, ये एक बड़ा रिस्क है क्या? अभी मैं सिर्फ रिस्क की बात कर रहा हूँ। देखिए, पूरे बाजार में रिस्क होता है आपका अर्निंग्स। मैं अर्निंग पे आ रहा हूँ सर, एग्जैक्टली उसी के बाद। वो दैट इज़ द मेन रिस्क इन द सेंस दैट उसको क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। जैसे आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, किस टाइप का गवर्नमेंट है। यदि मान लो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आती है और बहुत अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर आता है, अच्छे पॉलिसी आते हैं, तो उसका एक बहुत मज़ा आता है। मतलब उससे देश बनता है, उससे देश के बिजनेसेस बनते हैं।
क्योंकि आपका देश बनना मतलब वहाँ के जो बिजनेस जो हैं वो बहुत रिच होने चाहिए। आपका देश रिच, देश बहुत बलवान और बिजनेसेस वीक, ऐसा तो कोई कंट्री नहीं मिलेगा आपको। सही बात है। तो वो बनता है जब देश बनता है। उसके लिए जो पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज होता है, जो अभी मई में ड्यू है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है कि भाई किस टाइप का मैंडेट मिलेगा। इज इट गोइंग टू बी अ फ्रैक्चर्ड मैंडेट कि भाई 282 माइनस मिलेगा या 282 प्लस मिलेगा। अब वो मतलब उस पर आपको लगता है सर कि एग्जैक्टली ये जो स्टैंड मोदी जी ने जो लिया है या फिर एनडीए ने जो लिया है, एक बहुत फर्म स्टैंड था। एलओसी को क्रॉस करना 71 के बाद पहली बार वायुसेना ने इसको क्रॉस किया। एग्जैक्टली इसको भारतीय जनता भी अगर आप देखें एक कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का इंडिकेशन और इससे बेनिफिट मिलेगा इंडिया को, आपको लगता है? मिलेगा ही पक्का। आई मीन जो बैटिंग मार्केट जो बोल रही है उसके हिसाब से तो पक्का है। और क्लियर है ना कि भाई आपको इस टाइप की सिचुएशन में हु कैन स्टैंड अप एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। बिल्कुल। मतलब आप मतलब जो टेंशन है या व्हाट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ इज टू स्टैंड अप एंड टॉक वेरी फर्म, टेक फर्म एक्शन एंड प्रोवाइड लीडरशिप एंड कीप द मॉरल हाई। So if you see the situation in the country, the moral is very high. People are, I mean, I can see, मतलब आप जैसे वर्ली सी फेस में कल वॉक कर रहे थे तो करीब 40-50 तिरंगे झंडे लेके 200-300 लोग मतलब देर मार्चिंग वंदे मातरम करके। सो ये जो मूड जो बन रहा है नेशन में वो बहुत अलग है। सो इसमें क्या होता है कि आपका जैसे इलेक्शन को आप जोड़ें इसके साथ में, तो जो कास्ट, क्रीड और लोकल इश्यूज के कारण से जो बंटवारा होता है वोट्स का, वो शायद कम हो। जीरो तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल कम हो। और लोग जो है ना देश के नाम से एक पोलराइज वोटिंग करें, तो उसमें क्या स्विंग बहुत बड़ा हो सकता है, चाहे इनके फेवर में हो चाहे उनके अगेंस्ट में हो, बट बहुत डिसाइसिव वोटिंग हो सकता है। बड़ी बात कही सर आपने। एग्जैक्टली अगर आप देखें ये एक बड़ा एक इवेंट है और आई थिंक ये सरकार के पक्ष में जाएगा। अच्छा सर, एग्जैक्टली ये हम एक Q3 अर्निंग सीजन से निकल के भी आए, ये अर्निंग सीजन आपको लगा कैसा एग्जैक्टली? अगर आप बैंकों के प्रोस्पेक्टिव में बात करूँ, IT कंपनियों के प्रोस्पेक्टिव में बात करूँ, फार्मा, ऑटो, लगा कैसा आपको ये अर्निंग सीजन? मिक्स था, बट बहुत ज़्यादा कोई डिजास्टर्स रिजल्ट नहीं था। एग्रीगेट में अब जैसे क्या है आपका टेल्को का जो नंबर थे 27 एग्रीगेट तो खराब हो गया पूरा, एग्रीगेट तो पूरे पिट गए। लेकिन क्या है जो बाकी जैसे कंज्यूमर के बहुत अच्छे नंबर्स आए, अब इसमें ऑटो का थोड़ा डिप्रेस हो गया। तो ये जो अच्छा इसमें तो क्या हो गया, थोड़ा सा ये ऑटो खराब होने से जो है ना ये अर्निंग सीजन जो है ना थोड़ा डिप्रेस हो गया। बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था 2 महीने पहले जब IL&FS का जब ये हुआ शुरुआत हुआ, तब तो बहुत बॉइंट था। मतलब ऑटो कंपनी को ये नहीं मालूम था कि कहाँ से सप्लाई लेके आएंगे। एंड देन सडनली एवरीथिंग कूल्ड ऑफ बिकॉज द क्रेडिट मार्केट का जो फंक्शनिंग जो है वो काफ़ी पैची हो गया। मतलब पूरे थोड़े तो एक तो एंटरप्रेन्योर भी डर गए, शुड बी लिवरेज, है ना, पहले जो जिस ढंग से चल रहा था। दूसरा ये है कि लिवरेज मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तीसरा ये है कि भाई लेट्स बिफोर ग्रोइंग लेट्स फर्स्ट सेव द सॉल्वेंसी। सो जो 30, 40, 50% से अच्छे कंपनी जो चल रहे थे वो भी सब 20-25 में आ गए। तो लेकिन जब आप क्रेडिट से आप सिस्टम को विस्टाफ करो तो किसी न किसी को तो फाइनली हर्ट होता है ना। जैसे मैं बिल्डर हूँ, मेरे 10 फ्लैट बिके हुए हैं करोड़ रुपए के, 10 करोड़ के, लेकिन यदि उसका फंडिंग ना हो तो मेरे को 2-3 चेक ही आएंगे, तो मेरा सेल्स आधा हो जाएगा। और सेल्स आधा होगा तो फिर उसका जो इकोनॉमी जो सिस्टम ये है पूरा इफेक्ट वो तो आएगा ही आएगा ना। तो आप मानते हैं कि एग्जैक्टली जो ये IL&FS इशू के बाद कपलिंग इफेक्ट आया, ये ऑटो पे भी आया। अब जस्ट पुटिंग एन इंस्टेंस ऑफ मारुति, आप देखिए ना 10,000 का स्टॉक सडनली आपको 65 रुपये मिल रहा था। ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी मारुति जैसे स्टॉक के लिए? क्यों नहीं। आई मीन देखिए 2 चीज़ होता है कंपनी खरीदने में। एक तो कंपनी कितनी अच्छी है, जिसका फ्रेंचाइज वैल्यू होता है, जिसको बेसिक कॉम्पिटिटिव पोजीशन होता है और प्रॉफिटेबल होता है, वो एक होता है। और दूसरा होता है ग्रोथ। तो व्हाट इज इम्पैक्टेड इज ग्रोथ। कंपनी का जो पोजीशन जो है स्ट्रेंथ है कि भाई मैं 50-60%, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। लेकिन आपको ग्रोथ नहीं आएगा क्योंकि आपको बायर के पास जो परचेजिंग पावर चाहिए वो है नहीं। तो आप लेकिन क्या है आपका जो ग्रोथ जो टोटल मार्केट प्राइस होता है, इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। वन इज द फ्रेंचाइज वैल्यू एंड सेकंड इज द ग्रोथ वैल्यू। तो फ्रेंचाइज वैल्यू इंटैक्ट है, 6500, 1000, 6000 जो भी बोले आप, वो उसका फ्रेंचाइज वैल्यू है। मतलब विदाउट मच ग्रोथ था, 2-4-5% ग्रोथ से। लेकिन जो 15-20% जो ग्रोथ था वो अभी हॉराइजन में दिख नहीं रहा है। तो जब तक वो दिखेगा नहीं तब तक वो प्राइस रिकवर नहीं होगा। तो यदि आपकी समझ है कि ये जो ग्रोथ चला गया वो परमानेंट चला गया तो फिर आप ना खरीदें। और यदि आपको लगता है ये टेम्परेरी गया है 6 महीना 8 महीने साल भर के लिए, तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, एक और चीज़ हुई सर, आप ये देखिए कि इस बार बड़ा सरप्राइजिंग था। आप HUL के वॉल्यूम्स देखिए, आप डाबर के वॉल्यूम्स देखिए, वो पतंजलि का डर थोड़ा सा कम हुआ।
ठीक है। अच्छा एक और चीज़ आप देखिए, अब ये हुआ है कि एक किसान के अकाउंट में एक ज़माने बाद पहली बार ऐसा होगा कि डायरेक्ट 2,000 रुपये आ रहे हैं, वरना जो 2,000 रुपये ऊपर से आते थे वो आते आते 200 रुपये हो जाते थे। डायरेक्ट एक अकाउंट में 2,000 आना बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। ये कंजम्पशन स्टोरी को आप कैसे देखते हैं और इस स्पेस में आपके फेवरेट क्या है इस वक्त? हम पूछ रहे थे किसी से भाई कि मैं भी विलेज बॉय, तो मैं सोचा था कि 2,000 आने से लोग करेंगे क्या। सडनली ये तो एक बहुत ऐसा बहुत प्लान नहीं था कि आएगा करके, और सडनली आ गया। अच्छा, ये इतना बड़ा पैसा नहीं कि इसके लिए आप बहुत कुछ प्लानिंग कर सकें। अच्छा, ये मेरे को लग रहा है, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए बहुत गाँव में उसके है अवेलेबल है। सो एक बंदा बोलता है कि liquor sale will increase. I mean the first discretionary spend is going to do is liquor. Interesting. So इस टाइप का जो ना कई जो लो एंड डिस्क्रिशनरी आइटम्स हैं उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट दिखेगा। बट बेसिकली इट विल बी कंजम्पशन दिस थिंग। क्यों वो कैपेक्स कर नहीं सकता इससे। 2-4 हज़ार से ना तो मोटरसाइकिल खरीद सकता, वो मोटरसाइकिल खरीदने के लिए इट इज़ वेरी टफ टू, मतलब 5,000 रुपये में आप पूरे साल में क्या मोटरसाइकिल खरीदेंगे। तो लेकिन एक बेसिकली कंजम्पशन में जाएगा, तो जो कंजम्पशन बूस्ट मिलेगा, चाहे वो लीवर हो, चाहे यूनाइटेड स्पिरिट्स हो, चाहे जो भी आइटम्स हो वहाँ पर, उसमें अंतर जरूर पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो अभी एनबीएफसी का जिक्र किया आपने, ये क्राइसिस, इसका कपलिंग इफेक्ट बहुत दूसरे उद्योगों पर भी आया, इंडस्ट्री पे आया, लेकिन एनबीएफसीज ने बैंकों से काफ़ी बिजनेस लिया था पिछले 5-7 साल में, वो वापस जाएगा। और ऐसे में आप बैंक्स को कैसे देखते हैं इस वक्त? अब आपके पास बैंक्स भी हैं, वो सरकारी बैंक भी हैं और प्राइवेट बैंक भी हैं। एग्जैक्टली आप बैंक्स में इस क्लास में आपको क्या अच्छा लग रहा है इस वक्त? हाँ, तो वही जो बिजनेस वहाँ शिफ्ट होने वाला है या हो रहा है, एक तो सरकार चाह रही है कि भाई सब पीसीए से बाहर निकले, तो वापस जो हमारे जितने पुराने बैंक्स हैं, पीएसयू बैंक, दे कैन एटलीस्ट असिस्ट इन सप्लीमेंटिंग द क्रेडिट फ्लो। वो एक बहुत बड़ा एफर्ट है। सो उससे क्या है, थोड़ा सा जो प्रेशर जो है वो थोड़ा कम होगा, बट वो थोड़ा टाइम लगता है। आज आप निकाला तो कल से चालू नहीं जाएगा मशीन, सो महीना 2 महीना उसमें लगेगा। लेकिन दूसरा ये है कि जो बैंक्स हैं जिनके पास लाइबिलिटी मशीन, सी अभी क्या है कि बैंक्स में जो आपको लाइबिलिटी मशीन है, जिसके पास लाइबिलिटी रेस करने की हिम्मत है, जैसे आज एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, उनके नाम से आज आप जो है सेविंग्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट बनता है। लेकिन जो कुछ नए बैंक्स हैं जिनको प्राइवेट हैं, लेकिन उनमें उतना मतलब थोड़ा टाइम लगेगा डिपॉजिट मिलने, क्योंकि डिपॉजिट के लिए एक ब्रांड इक्विटी चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, एक विंटेज भी चाहिए कि 8-10-15 साल से आप देख रहे हैं, हाँ भाई ये बैंक यहाँ पर है, कहीं जाएगा नहीं, तब जाके आप उसको डिपॉजिट देते हैं, कासा डिपॉजिट बनता है। तो वो जिसके पास कासा डिपॉजिट का मशीन बन गया उसको तो लॉटरी लग गई ना। सही बात। फिर आप जो एसेट जो है ना, एसेट आप ढंग से क्रिएट करें, फिर तो कोई छू नहीं सकता ना आपको। जो सही बात। तो जैसे आप एचडीएफसी बैंक है, तो उसका आपके पास फैंटास्टिक लाइबिलिटी मशीन है, और उतना ही अच्छा या शायद उससे अच्छा लेंडिंग मशीन है। तो दोनों को मिला के फिर दोनों तरफ रिटेल है, तो आप मज़ा करें आप। अच्छा सर, पीएसयू पे कोई झुकाव है आपका, या फिर अभी भी मन नहीं बन पाया अब तक? अब आप देखिए रहे, एसबीआई पे खबर है कि एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि 9 महीने में करीब 7,000 करोड़ रुपए के इनके लॉसेस हैं। ठीक है, ये एज ए इन्वेस्टमेंट व्हीकल आपको नज़र आ रहा है इस वक्त या नहीं? क्या है कि सी पीएसयू का अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, मतलब जो उनको जो सरकार ने जो अपॉर्चुनिटी दे रखी है, मोनोपोलिस्टिक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी है, सॉवरेन गारंटीज हैं, मतलब यानी सही बात। तो इससे बड़ा तो सरकार क्या कर सकती है, किसी का बैंक बड़ा खुला मैदान नहीं दे सकती है ना। आपको डिस्ट्रीब्यूशन है सर जगह, मतलब कोई भी नाम बोलो तो मतलब जबान पे लोगों के 50-100 150 साल से बैंक खड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी उसमें जो उस मशीन को चलाने की जो टैलेंट चाहिए, जो मैनेजमेंट डिटर्मिनेशन चाहिए, जो इंसेंटिव चाहिए, मॉडल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, वो है नहीं। उसके बिना जो है ना सब रखा, मतलब जैसे बहुत बड़ी सेना की मशीन है, लेकिन उसमें ना तो लीडर है, ना कमांडर है, ना मॉरल है, ना ट्रेनिंग है, फिर क्या करोगे आप? मशीन तो यूजलेस है। तो उस टाइप की हालत है, मतलब वहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं। वाकई आपकी इनफैक्ट टिप्पणी से मुझे लग रहा है कि आप कितने हतोत्साहित या फिर कितने डिमोरलाइज हैं इस स्पेस को लेकर। लेकिन प्राइवेट बैंक पे आपने, अगर आप देखें, एक अच्छी बात कही। खैर सर, अब मैं एक और चीज़ पे आऊँगा। आई मीन अब आप देखिए ये आईटी स्पेस, हाँ, इस बार के नंबर्स बड़े फैंटास्टिक थे। अब इन्फोसिस के नंबर्स देखिए, विप्रो के नंबर देखिए, जो स्टॉक्स कभी नहीं चले इस बार चले हैं वो। टेक महिंद्रा के काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर थे। ये एक सेफ हेवन है क्या? अभी ये पैसा बनेगा इसमें आईटी स्पेस में? लगता तो है हमारा, आई मीन अभी तक तो लुक्स रीजनेबली ओके। मतलब ऐसा कोई बहुत तोड़फोड़ जो 2000 से 2010 के बीच में जो था 25, 30, 40% की ग्रोथ, वो बात नहीं आएगी। वो तो गया। अभी नाउ यू आर इन 10-15% का ग्रोथ, तो उसी कारण से वैल्यूएशन भी नीचे है। लेकिन उनके फ्रेंचाइज बहुत इंटैक्ट है।
आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है या मार्जिन्स हैं या कैश फ्लो है, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। सो क्या होता है, कहीं कहीं ये जो जहाँ से ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है तो फिर बाजार जो है मिस प्राइस कर जाता है कई बार, तो वहीं पर आपको अपॉर्चुनिटी है कि मतलब आपको 10-11 के पी में आपको इन्फोसिस मिल जाए, इस टाइप का। सो वो जो मिस प्राइसिंग है, अंडरस्टैंडिंग कि भाई नहीं, मतलब दुनिया का अंत नहीं हो गया है, 8-10% ग्रोथ इस कंपनी में हो सकता है, या छोटी कंपनी हो और इसको यूनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी हो रहा हो, उसका ग्रोथ अभी भी 20-25-30% हो सकता है। तो वहाँ पर क्या था, जब पूरा इंडस्ट्री में डिप्रेशन होगा तो वो क्या, इवन जो कंपनी अच्छी करने वाली है, छोटी है, उसका भी वैल्यूएशन थोड़ा दबा हुआ रहेगा, क्योंकि पूरा वो जो सेगमेंट है उसका डिप्रेस वैल्यूएशन है। तो वहाँ पर आपको एज एन इन्वेस्टर। अच्छा सर, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, सितंबर के बाद ये DHFL वाले मामले के बाद मिड कैप्स पे भरोसा थोड़ा सा कम हुआ था इन्वेस्टर का। अच्छा, ऐसा भी हुआ कि कहीं पे कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन अगर आप देखें आपके एबिटा से ज़्यादा है, फिर आप ये देखिए कि आपकी प्लेज पड़ी हुई है 50-60-70% होल्डिंग, आप जानते हैं फंड मैनेजर्स को, आप पूरी टीम को हेड करते हैं, एग्जैक्टली फंड मैनेजर्स के अंदर फीलिंग क्या है मिड कैप्स को लेकर इस वक्त? ये आखिरी प्रश्न होगा मेरा। नहीं, सी मिड कैप हो, स्मॉल कैप, लार्ज कैप हो, जो इथोस हैं, जो किस टाइप की कंपनी आप खरीदते हैं, आपका क्या फिल्टरिंग प्रोसेस है, वो तो सेम ही रहने वाला है ना। जस्ट बिकॉज कंपनी थोड़ी छोटी है तो उससे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ रेट कैन बी वेरी हाई, है ना। बहुत बड़ी कंपनी होती है तो इस सेगमेंट में थोड़ा ग्रोथ बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट थोड़ा छोटा कम होता है, दैट इज ओनली डिफरेंस। अदरवाइज फिल्टरिंग में क्यों कमी कि मेरे को अच्छी बिजनेस चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट चाहिए, अच्छा ग्रोथ चाहिए, और लंबे समय ग्रोथ चाहिए, और रीजनेबल प्राइस चाहिए, तो ये फिल्टर कोई कमी नहीं होता है। लेकिन क्या है, जैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप में ही बदलाव आ रहा है, जो IBC प्रोसेस, जो बैंक्रप्सी प्रोसेस है, उससे क्या हो गया है कि पहले मतलब 1-2 साल पहले तक, मतलब ये सब चालू होने के बाद भी 1-1.5 साल पहले तक ऐसे ये समझ थी एंटरप्रेन्योर्स में कि हम बैंक से पैसे लेंगे और यदि अच्छा हुआ तो वापस करेंगे, नहीं तो आई डोंट बॉदर। आई मीन डरने की बात नहीं थे। अब जो है ये डर, ये क्या है, ये जो इंडिया 2 बनेगा और मार्केट 2 बनेगा, वो बहुत अलग बनेगा और बहुत सॉलिड बनेगा। तो क्या है कि थोड़ा दिन का ये जो चेंज जो है शिफ्ट बदल रही है, समझे ना, तो दिन से रात से दिन हो रही है इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप, और उसके लिए कंटिन्यूटी ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि ये जो पूरा प्रोसेस है उसको सॉलिड लगा दें। उससे क्या है, ये मालूम पड़ जाए कि जो आदमी डूबता है, कोई भी तरीके से डूबे, चाहे गलती से डूबे, चाहे बिजनेस मिस्टेक हो, बट 1 साल 1.5 साल के अंदर पूरा साफ हो जाएगा। बड़ी बात कही सर आपने, एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे लीडरशिप में और एंटरप्रेन्योरशिप में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी मुद्दों पे बात की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ श्री रामदेव अग्रवाल बातचीत करते हुए। अगर आप देखें इस वक्त बाजार के सभी पहलुओं पर बात करी, और बाजार को एक बार देखते हैं निफ्टी एग्जैक्टली क्या कर रहा है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे अभी भी वहीं पर 10,835 की ट्रैजेक्टरी में, उसी रेंज में, उसी दायरे में। मितेश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पे आया रखिए आपने।